Hello friends, I welcome you all to IS Shastra. So as you all know that we are left with only 40-45 days now for the prelims 2024 paper. और इस समय में आपके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि what should be the right strategy to be followed? Should you do revision? Should you study something new? Is it current affairs जो आपको पढ़ना चाहिए और mock test solve करने चाहिए कि नहीं? We have very oftenly heard, बहुत लोगों से ये सुनने को मिलता है, even toppers they say, फ्रेंड्स बोलते हैं, इंस्टीट्यूट्स में बताया जाता है कि यू शुड प्रैक्टिस लॉट ऑफ मॉक्स. बट हैव वी एवर एनालाइज दैट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द मॉक्स? आप मार्केट में जाते हैं, आप मॉक्स पेपर ले आते हैं या आप मॉक्स पेपर डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लेते हैं, बट आर यू अटेम्प्टिंग द मॉक्स एज दे शुड बी और यू आर जस्ट सेटिस्फाइंग योर सेल्फ? एक सूडो इफेक्ट तो आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि आपका मॉक्स हो गया और आपने एक सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव करने के लिए इतने सारे मॉक्स अटेम्प्ट कर लिए हैं, बट वेदर यू हैव डन इट प्रॉपरली और नॉट, क्या मॉक से जो आउटपुट निकलना चाहिए आपको, जो मॉक से हेल्प होनी चाहिए प्रिपरेशन एनालाइज करने में, वेदर वी आर एबल टू डू दैट और नॉट इज द क्वेश्चन टुडे वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. सो हाउ टू एनालाइज द मॉक्स? आई हैव केम अप विद अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. एक बहुत अच्छा you can say एक बहुत अच्छा strategy ऐसा I have bought in which you can use and you can see that how your performance in mocks are basically there. ठीक है, तो एनालाइज करना मॉक्स को बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टुडे इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और प्रीलिम्स को लेके इस समय से आपको क्या करना चाहिए एंड हाउ यू शुड डू, व्हाट यू शुड डू. एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सॉल्विंग? ठीक है, और उसको एनालाइज कैसे करना है, ये है अपना पोर्शन. अब अगर आप प्रीलिम्स के पेपर देखिए, ठीक है, प्रीलिम्स का अगर आप पेपर देखेंगे तो यू कैन सी दैट नॉर्मली 3 टाइप ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड राइट नाउ. ठीक है सारे एमसीक्यूज, बट उनके स्टाइल चेंजेस देखने को मिलते हैं कई बार. जैसे कि अभी नया एक पैटर्न आ गया है जहां पे वी कैन हैव 1 स्टेटमेंट ओनली करेक्ट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट, 3 स्टेटमेंट और 4 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. नाउ ये क्वेश्चन एक चैलेंज पोस्ट कर दिया. ठीक है, देयर हैज बीन अ चैलेंज टू द स्टूडेंट्स बिकॉज दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ पैटर्न. तो आप ये देखिए कि द सिलेबस इज सेम, पैटर्न इज चेंजिंग, टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इज चेंजिंग. सो व्हेन द पैटर्न इज चेंजिंग तो आपकी स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा सा चेंजेस या थोड़े से मॉडिफिकेशंस लाने बहुत जरूरी हैं. यू कैन नॉट कीप फॉलोइंग व्हाट यू यूज्ड टू फॉलो, और हो सकता है कि जो आप पहले कर रहे थे वो भी गलत था, तो स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे. 1 वर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आप देखने को मिलते हैं जो कि कोई भी टर्म ऐसा आपसे पूछ लेगा जो न्यूज में है, या तो फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई भी एक स्पीशीज के बारे में पूछ लेगा, या कोई भी एक ऐसा 1 वर्ड स्टेटमेंट करंट अफेयर्स रिसेंटली सीन इन न्यूज टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है. बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है ये मल्टीपल स्टेटमेंट, जहां वी हैव 4 ऑप्शंस, 1 2 3, 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 3 and 4 ओनली. इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली हमको इन्हीं तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है. व्हाई? बिकॉज इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता है कि 1 स्टेटमेंट गलत है तो यू कैन रिमूव दीज 2 स्टेटमेंट्स, या आपको पता है कि अगर 3 स्टेटमेंट गलत है तो यू कैन रिमूव दीज 3 एंड देन बी बिकम्स योर आंसर. एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं. ठीक है, बट एलिमिनेशन मेथड may not always work. तो एलिमिनेशन मेथड के लिए भी क्या प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट? यस, डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट. आपको ये समझना पड़ेगा कि एलिमिनेशन करने के लिए भी आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए और हाउ टू यूज इट, क्या स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो मॉक्स में आप अप्लाई करें और आपके प्रीलिम्स में आपको हेल्प करे. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी. तो ये तो 3 तरह के एमसीक्यूज हो गए थे. ठीक है, नाउ एमसीक्यूज ये 3 तरह के हैं. अगर आप कट ऑफ देखिए, यू सी द कट ऑफ. नाउ कट ऑफ इज नॉट व्हाट मिनिमम, व्हाट यू रिक्वायर. कट ऑफ को ये मत समझ लीजिएगा कि इस साल कट ऑफ अगर 75 मार्क्स आया है तो आपने एक मन में धारणा बना ली कि भाई 40 क्वेश्चन कर लिया तो मैं तो सेफ हूं. ऐसा नहीं है, ये मिनिमम है व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, इसके फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं कि कट ऑफ कम क्यों गया, उसमें हम नहीं जाएंगे. लेकिन अगर आप ट्रेंड्स देखें तो 2019 से 2023 के तरफ कट ऑफ जो है ना वो एक डिक्लाइन फेज में है. इसका क्या मतलब हो गया कि भाई 75 क्वेश्चंस आप 80 मार्क्स भी ले लीजिए अगर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि ओनली 40% ऑफ द क्वेश्चन, 50% भी क्वेश्चंस लोगों को सही नहीं आ रहे हैं कट ऑफ के लिए. मतलब आपका क्या 38-39 क्वेश्चन सही करने से कट ऑफ क्लियर हो रहा है? ट्रेंड तो वैसे ही बता रहा है. तो आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ी से चेंजेस लाएंगे, थोड़ा सा कुछ न्यू मेथडोलॉजी यूज करेंगे आपके मॉक्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए. देखिए मैं आपको बता दूं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक्स लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, कुछ भी सॉल्व कर लीजिए, यूपीएससी का स्टैंडर्ड कभी मैच नहीं कर पाएंगे इंस्टीट्यूट्स. ओके, बिकॉज इंस्टीट्यूट
के पास टाइम कम है, रिसोर्सेज भी कम ही होते हैं, टेस्ट और मॉक्स बहुत सारे कंडक्ट करने होते हैं, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी ही होगी। बट यस, फिर भी उन मॉक्स टेस्ट से भी यू कैन बी बेनिफिटेड इफ यू प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज। नेवर गिव मॉक टेस्ट बाय थिंकिंग कि ये क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम में आ गया तो मैं इसको सही सॉल्व कर दूंगा। देयर इज नो गारंटी कि मॉक्स के या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होंगे कि नहीं। हाँ, टॉपिक्स आ सकते हैं, रिलेटेड टू थिंग्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। और स्ट्रैटेजी में चेंज करने के पहले ये समझिए कि आप जो मॉक्स दे रहे हैं, आर यू मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। जो मॉक्स की परफॉर्मेंस है, आपका मैक्सिमम एनालिसिस क्या है कि आपको मार्क्स कितने आए। किसी ने पूछा कि भाई 85 मार्क्स आ गए मेरे मॉक में, या मेरे XYZ इंस्टीट्यूट के 90 मार्क्स आ गए, मेरे 100 आए उसमें मॉक्स में, एंड यू आर सेटिस्फाइड। You should not be satisfied even if you are getting 130 marks in your mock test or prelims test series. Why is that the reason? We will talk about it. But let's formulate a new strategy which I call as symbol strategy. ठीक है, ये symbol strategy है. This is I found it very quick and very easy to be implemented and to learn and to even practice on a daily basis. जब भी आप mocks लगा रहे हैं घर पे भी या इंस्टीट्यूट जाके, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना में आपको बहुत हेल्प करेगी ये। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, एज ब्यूरोक्रेट्स यू नीड टू फर्स्ट प्लान द थिंग्स। तो वो प्लानिंग के लिए डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ना प्लानिंग के लिए। बाउंडेड रैशनैलिटी क्यों आ जाती थी कि आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे ऐसे, जो कि प्रॉपर डेटा आपके पास फीड इन नहीं है। तो आपको डेटा चाहिए प्रॉपर। डेटा कैसा चाहिए? आपके मॉक्स परफॉर्मेंस का डेटा चाहिए। मॉक के आपके परफॉर्मेंस के डेटा पाने के लिए हम ये सिंपल स्ट्रैटेजी से आए हैं। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। ये चारों सिंबल्स आप इनको जानते हैं। दिस इज अ सर्कल, ये एक सिंपल लाइन है। दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज अ स्क्वायर। नाउ वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड, सर्कल में कोई साइड्स नहीं है। ठीक है, तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 22, 24, 25, 26, 27, 28, से फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है यूपीएससी पेपर में। 24th नंबर का क्वेश्चन है, 25th नंबर का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है आपके मॉक्स में भी। तो आपको अगर एक स्टेटमेंट कंफर्मेशन है, अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई एक स्टेटमेंट को लेके या एक ऑप्शन को लेके मैं कंफर्म हूं, बाकी तीनों को लेके मैं कंफर्म नहीं हूं, तो आपने क्या करना है, वैसे क्वेश्चन में आपको सर्कल फॉर्म करना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हियर यू कैन सी टू साइड्स। ओके, टू साइड्स आर देयर। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 25, अगर क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दो स्टेटमेंट कंफर्म है, यू आर 100% कंफर्म अबाउट द टू स्टेटमेंट्स या टू ऑप्शंस, देन यू विल मार्क क्वेश्चन नंबर 25 लाइक दिस। अगर आप तीन स्टेटमेंट में कंफर्म है, तीन ऑप्शंस में यू आर कंफर्म, देन से फॉर एग्जांपल दैट क्वेश्चन इज 28, जिसमें आप तीनों में कंफर्म्ड है, तो आप क्वेश्चन नंबर 28 के आगे ऐसे ट्रायंगल लगाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, वी जनरली पुट राइट क्रॉस, इसी तरह से हम करते हैं कि करेक्ट और क्रॉस, है ना, ऐसे ही करते हैं ना आप जब मॉक देते हैं या यूपीएससी का पेपर सॉल्व करते हैं। बट अब आप ये स्ट्रैटेजी अपनाना बंद करिए, यहां से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे आप मॉक्स की। सो वन स्टेटमेंट और वन ऑप्शन, 2, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 26, आपको चारों ऑप्शन कंफर्म है कि क्वेश्चन नंबर 26 इज डैम करेक्ट। आई एम श्योर दैट मैं जो ऑप्शन, चारों ऑप्शन को जानता हूं, एंड आई एम नॉट गेसिंग, इट्स अ कैलकुलेटेड, इट्स एन ऑप्शन विच यू आर अराइविंग एट, जहां आपको सारे आंसर पता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में यू विल जस्ट पुट अ स्क्वायर। अब जब भी आप ये क्वेश्चंस देखेंगे, व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग और व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग योर मॉक्स, आपने जब ये क्वेश्चन देखा 24, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट आता था। 25 में आपको समझ में आ जाएगा 2 आते थे। क्वेश्चन 26 में आपको समझ में आ जाएगा 4 आते थे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको समझ में आएगा कि यू आर कंफर्म्ड आउट 3। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं आता, क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब ये सिंबल्स आपको याद कर लेना है, बहुत सिंपल है, प्लीज इनको याद कर लीजिए। आप you try to implement it, you will be benefited. I'm telling you very frankly. अब सिंबल एनालिसिस कैसे करना है? सिंबल तो आपने लगा लिए, आपने टेस्ट भी दे दिया, सिंबल्स आपके पास आ गए। अब टाइम आया आपका क्वेश्चन मैच करने का कि कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हैं फ्रॉम दी आंसर शीट, सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा। तो चेक द करेक्ट आंसर आफ्टर अटेम्प्टिंग द टेस्ट। आप देख लीजिए कि कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है। आप टेस्ट लगा लिया। अब टेस्ट लगाने के बाद में या तो आंसर राइट होगा, है ना, कोई मान लीजिए 24 आपने कुछ लगाया, वो आंसर या तो राइट होगा या तो वो आंसर रॉन्ग होगा।
आंसर राइट है और आंसर रॉन्ग है, ये दो ही सिचुएशन होंगी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो दैट मेक्स नो सेंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आंसर जो रॉन्ग हो रहे हैं ना, ये आपके नेगेटिव मार्क्स लाएंगे और आपके स्कोर को नीचे ले जाएंगे। आंसर जो राइट हो रहे हैं ये आपके पॉजिटिव मार्क्स लाएंगे, आपके स्कोर को एनहांस करेंगे। तो ये दोनों जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज दिस हैपनिंग दैट यू हैव गॉट एनी आंसर एज राइट एंड व्हाई इज इट दैट यू हैव गॉट एनी आंसर रॉन्ग आफ्टर अटेम्प्टिंग इट। ठीक है, ये दो सिचुएशंस है, इन दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करके ही आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट या टेस्ट परफॉर्मेंस में, सो दैट ऑन द डे ऑफ यूपीएससी यू आर टोटली प्रिपेयर्ड विथ वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वहां गलतियां ना हो। अब पहला सिचुएशन देखते हैं। आपके आंसर हो सकता है योर आंसर इज राइट। ठीक है, आपने जो आंसर मार्क किया वो आंसर राइट हो गया। अब राइट होने के चांसेस क्या क्या हैं? व्हाई विल योर आंसर बी राइट? फर्स्ट, यू न्यू द आंसर। ठीक है, यू न्यू द आंसर, 100% आपको पता था कि इसका आंसर यही होगा। आपकी नॉलेज जो थी, आपने जो पढ़ा है वो आपके काम आया। ठीक है, यू मार्क द आंसर राइट। सेकंड क्या हो सकता है? इट वाज अ वाइल्ड गेस, कि भाई आपने एक वाइल्ड गेस मारा था। ठीक है, वाइल्ड गेस भी तब मारा था आपने। वाइल्ड गेस अगर है तो हो सकते हैं आपके ऑप्शंस क्या क्या आएंगे वाइल्ड गेस के? या तो आपने ये किया था या तो ये किया था, है ना। 33% ऑफ द चांसेस की क्वेश्चन सही हो, 50% ऑफ द चांसेस की आपके क्वेश्चन सही हो। तो 50% जो है और उसके नीचे को हम वाइल्ड गेस ही मानेंगे। ठीक है, अगर आपके 3 ऑप्शन स्टेटमेंट सही हैं, आप कंफर्म है कि 3 स्टेटमेंट आपके सही हो रहे हैं, तब हम उसको वाइल्ड गेस में नहीं लेंगे, उसको फिर हम स्मार्ट गेसेस में लेंगे। तो वाइल्ड गेस अगर है आपका कोई भी, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन वाइल्ड गेस से राइट हुआ है तो वैसे कितने क्वेश्चंस हैं जो वाइल्ड गेस से आपके राइट हुए हैं, और क्या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जहां पे आपका वाइल्ड गेस बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यू माइट नॉट बी नोइंग कि भाई अभी करंट अगर न्यूज में देखिए आप, तो ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है ना, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न बिहार एंड उड़ीसा, दिस रीजन इज हैविंग लॉट ऑफ हीट वेव्स। ठीक है, वेयर एज द नॉर्दर्न रीजन इज नॉट दैट हीट। ठीक है, वहां उतनी गर्मी नहीं है, ईस्टर्न रीजन में इतनी गर्मी पड़ रही है, जबकि ईस्टर्न रीजन में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है और इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ पढ़ा है, यू नो, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन विल ब्रिंग इन ड्राई रीजन्स या ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट। आपने मान लीजिए कहीं ऐसा कुछ पढ़ा है, तो एक आपने गेस मारा कि ठीक है भाई ये ऑप्शन हो सकता है। उस टाइप के क्वेश्चंस क्या आप हिस्ट्री में अच्छे सॉल्व कर रहे हैं, ज्योग्राफी में अच्छे कर रहे हैं, कि पॉलिटी में अच्छे कर रहे हैं? आपका एनालिसिस किस सब्जेक्ट में अच्छा है? वो उसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा जिस सब्जेक्ट में आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस पैटर्न देखेंगे ना कुछ सब्जेक्ट्स के, कि इन सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इवन वाइल्ड गेसेस भी आपके अच्छे हो रहे हैं या मैक्सिमम वाइल्ड गेसेस करेक्ट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो फिर इसका ये मतलब हो गया कि वो सब्जेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो उस तरह के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस को आप कम से कम छोड़ेंगे अगर आपके वाइल्ड गेसेस 50% और 33% या उससे अबव इस टाइप के हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपका स्कोरिंग एरियाज हैं, कितने स्कोर अच्छे आ रहे हैं, कितने वाइल्ड गेसेस। अब करंट अफेयर्स के मान लीजिए वाइल्ड गेसेस आपके गलत हो रहे हैं, या मिनिस्टेरियल क्वेश्चंस जो हैं कि भाई कोई स्कीम है, किस मिनिस्ट्री की है, स्कीम के अंदर क्या पैटर्न्स हैं, इससे ये पता चलता है कि अगर कोई स्कीम आई है, स्कीम के कुछ फैक्ट्स होंगे, अगर आपके स्कीम वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप रिविजन नहीं किए हैं उन पॉइंट्स को, या उन टॉपिक्स का आपने अच्छे से रिविजन नहीं किया है, इसलिए वो गलत हो रहा है। लेकिन अगर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट या हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, या इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो रहे हैं आपके, इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। फैक्ट्स को रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं करना है, ये समझ के ही आप रिविजन करेंगे, बिकॉज टाइम इज लेस। यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग, यू कैन नॉट रीड एनीथिंग आइदर। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हुआ, तो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक ये सब एनालाइज करना है। कैलकुलेटेड गेस, कैलकुलेटेड गेस विल ऑलवेज बी आइदर कि आपको तीनों स्टेटमेंट पता थे, है ना, तो कैलकुलेटेड गेस आपका हमेशा मैक्सिमम टाइम में ट्राइंगल वाले ऑप्शन में आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटेड गेस कैन ऑल्सो कम इन 2 ऑप्शंस इज राइट। तो कैलकुलेटेड गेस और वाइल्ड गेस के बीच में एक ग्रे एरिया भी रहेगा, ये वाला, जहां पे आपका ये 2 ऑप्शन विल ऑलवेज लाई, है ना, तो वो ग्रे एरिया रहेगा। नो कैलकुलेटेड गेस भी अगर है तो अभी आपको ये देखना है कि कौन से फैक्टर में दोस कैलकुलेटेड गेसेस आर वर्किंग।
ठीक है, वेदर यू आर यूजिंग सम प्रीवियस इंफॉर्मेशन या अब फैक्टर्स जो हैं जो वर्क कर रहे हैं कैलकुलेटेड गेसेस में, उसमें फैक्टर्स क्या हैं? आइदर इज दिस एलिमिनेशन मेथड विच यू कैन यूज वेरी ब्यूटीफुली, और कॉमन सेंस या पास्ट मेमोरी, इनमें से क्या चीज ऐसी काम कर रही है जो आपके कैलकुलेटेड गेसेस सही हो रहे हैं? अगर एलिमिनेशन मेथड आपका अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह के जितने क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि आपके एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। यू कैन सॉल्व गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाया एलिमिनेशन मेथड। पहले नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज होता था बिकॉज क्वेश्चंस फ्रेम ही वैसे होते थे, ऑप्शन। ये जब से ये टाइप का क्वेश्चन आया है, न्यू पैटर्न जब से आया है, इसमें एलिमिनेशन मेथड विल नॉट वर्क। अब मैं बताऊं आपको एक बात और, इस तरह के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं आपसे? फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस तरह के भी, तो कट ऑफ के लिए यू कैन सी कट ऑफ इज लाइंग समवॉट 50, ठीक है। तो ये बात की बात है, ये आपको पहले एनालाइज करना है आपके मॉक्स वगैरह कैसे हो रहे हैं, ये उसके बाद की बात है कि कितना सेफ साइड होगा क्वेश्चन, कितना नहीं होगा। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो टूवर्ड्स द मंथ ऑफ जून और समथिंग, नॉट नाउ। अभी आप प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए। कैलकुलेटेड गेसेस हो गया, द मार्क्स आंसर इज रॉन्ग। एक तो ये हो गया कि राइट है आपके आंसर्स, दूसरा ये हो सकता है कि रॉन्ग है। तो रॉन्ग भी है तो क्यों है ये भी जानना पड़ेगा। यू डिड नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने क्वेश्चन को मिस्टेकन कर लिया, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए कि क्वेश्चन में क्या है और आपने गलत मार्क कर दिया। यू प्री एज्यूम दैट इट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। बहुत बार होता है ना, जैसे नॉट करेक्ट पूछा होता है और यू रीड इट एज करेक्ट, बिकॉज आदत होती है कि भाई करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन ज्यादा पूछेंगे, तो आप नॉट करेक्ट को ध्यान नहीं दिया या आपने स्किप कर दिया। क्या ये रीजन तो नहीं है? कहीं ऐसा तो रीजन नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंट हैं और आपने सोचा ही नहीं 2 या 3 बार कि इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? दैट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट वर्किंग। देखिए कई बार होता है ना कि जैसे पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत, अब लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी है, स्पेक्ट्रम सबने पढ़ी है, वहां से कोई क्वेश्चन आ गया जनरली, तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता ही है, ये तो मैंने लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ ली है, ये तो मेरा सही ही है। लेकिन क्या उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स में कोई चेंजेस तो नहीं हुए? ये सारी चीजें भी ओवर कॉन्फिडेंस को नलीफाई कर देती है कभी कभी। तो ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं आप किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को लेके, या फिर आपने कुछ क्वेश्चंस में स्मार्ट वर्क करने की कोशिश की, गेस करने की कोशिश की, कहीं वो गेसेस तो गलत नहीं हो रहे हैं, जो स्मार्ट गेसेस हैं आपके, कहीं वो तो गलत नहीं हो रहे हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपके क्वेश्चन गलत हैं। या फिर सबसे कॉमन मिस्टेक जो बहुत हो जाती है कि यू आर मार्किंग द रॉन्ग बबल। ये भी होता है कि यू मार्क अ रॉन्ग बबल और इसलिए ये हो जाता है। नाउ अभी आप देखिए, ये सारा एनालाइज करने के लिए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज मत भूलिएगा। एनालाइज करने के लिए यही इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, कितना आपके वाइल्ड गेसेस राइट हैं, कितने आपके श्योर गेसेस राइट हैं, कितने क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट थे और किसमें आपको एक ऑप्शन पता था या एक ऑप्शन भी नहीं पता था तो क्रॉस। ये शुरू में ही लगा देना है, जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तभी आपको ये लगा देना है, ऑप्शन बाद में, ठीक है। नाउ ये सब होने के बाद में कि राइट क्यों है, रॉन्ग क्यों है, ये एनालाइज करने के बाद में अब आप आए एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देखने के लिए भी कई बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल गया और आपने क्या किया, आपने उसके नोट्स बनाने शुरू कर दिए। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सप्लेनेशन जो आपको कोचिंग से मिला है ना, वो अपने आप में इतना बल्कि मैटर है कि उसके नोट्स मत बनाइए। Don't just try to make another notes for yourself, that will not help. MCQs जो हैं आपके सॉल्व करने के लिए, वो प्रैक्टिस के लिए हैं। उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको वापस नोट्स फॉर्मेशन में मत लेके आइए, क्योंकि आपके नोट्स बन चुके हैं। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आई अज्यूम दैट यू हैव मेड ऑल योर नोट्स, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो फिर क्या करना है? क्या एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन कितना, कहां से, क्यों और कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। देखिए प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट, होल यूपीएससी इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। आप प्रीलिम्स को देखिए, इसमें आपको छोड़ना आना चाहिए। मेंस में देखिए, आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, स्पीड, यू कैन नॉट लीव एनी क्वेश्चन। प्रीलिम्स में यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यू नीड टू नो व्हाट टू लीव, ठीक है। मेंस में पढ़ना आना चाहिए, पकड़ना आना चाहिए, आंसर करना आना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, कुछ नहीं छोड़ सकते आप। और इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी। तो पूरा जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज, पर्सनल टेस्ट का जो एक जर्नी है ना, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, वही है। अब किसी क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वेरी वेल,
या किसी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छी है, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं रहे हैं, अब उसको रिवाइज करने के लिए फिर से लक्ष्मीकांत उठा के बैठने का या पॉलिटी के वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। You are good in polity, you have done your Lakshmikant, your basic book, your class notes, your extra notes, current affairs के notes सारे आपने अच्छे से पढ़ लिए और पॉलिटी आपका अच्छा हो रहा है। पॉलिटी अगर अच्छा हो रहा है तो पॉलिटी रिवाइज करने की दोबारा बार बार उसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक एनालाइज नहीं करोगे। पेपर मत दो, एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो डोंट अटेम्प्ट द पेपर। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग प्लीज़ एनालाइज। आप 10 पेपर दीजिए, 15 दीजिए, 20 दीजिए, कितना भी दीजिए, अगर एनालाइज करके आप अपने आउटपुट को नहीं मार्क कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है मॉक देने का। और मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा कि एग्जाम देने वाले बहुत हैं, प्रीलिम्स क्लियर करने वाले उतने ही हैं, 12 से 15,000, ठीक है। वो डिफरेंस उन्हीं लोगों में आता है। कुछ लोग होंगे जिनको मैं ये बिना बताए वो ये कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं या जो गलती कर रहे हैं ये वीडियो में उनके लिए बता रहा हूं। तो आपने ये करना है, ठीक है। या फिर वो स्टेटमेंट या वो सब्जेक्ट जिसमें बहुत बेकार परफॉर्मेंस हो रहा है आपका, यू आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, आपका अच्छा हो ही नहीं रहा। मतलब अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से तो आपका 2 क्वेश्चन सही हो रहा है, उसके ऊपर सही ही नहीं हो रहा है, और 2 भी नहीं हो रहे हैं, कभी कभी मैक्सिमम गलत हो रहे हैं। मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सारे निगलेक्टेड पार्ट हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अगर आपको देख रहे हैं कि कंटिन्यूस एक ट्रेंड बन रहा है आपके हर पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज, अगर उसमें किसी सब्जेक्ट में कंटिन्यूसली बैड परफॉर्म कर रहे हो तो अब उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को भूल जाओ। एक टॉपिक होगा या एक सब्जेक्ट होगा, हो सकता है एंशिएंट मिडिवल में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं कहता हूं 15 आ जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन दोनों मिला के। चलो बहुत खराब नसीब रहा, 20 आ गए। आप अपने 80 क्वेश्चन तो फोकस कर लो, वहां तो गलती ना हो। मैं कहता हूं 20 क्वेश्चन, आपने 80 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट कर लिए और उसमें से अगर 50 भी आपके सही हो गए, ठीक है, या 55 भी सही हो गए, तो यू आर थ्रू। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ हुआ, इजी हुआ, तो डेफिनेटली ये नंबर अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ों को नहीं करना है टाइम वेस्ट। जिसमें बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहे हो उस सब्जेक्ट को भूल जाओ, जिसमें बहुत अच्छा कर रहे हो उसको भी भूल जाओ। जहाँ पे पता है परफॉर्मेंस हो रही है लेकिन और इम्प्रूव की जा सकती है किसी सब्जेक्ट में, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, या इवन पॉलिटी ही हो गया। मान लीजिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैक्सिमम सही हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहे हैं। किस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या फैक्ट में इशू आ रहा है, कि अंडरस्टैंडिंग में इशू आ रहा है, कि बेसिक्स में इशू आ रहा है, ये देख लो, ये लिख लो और उस हिसाब से उसको प्रिपेयर कर लो। जो आता है उसमें टाइम वेस्ट मत करो, जो नहीं आता है या जो इंप्रूव किया जा सकता है उसको रिवाइज कर लीजिए, वो अच्छा हो जाएगा आपका पोर्शन। इससे देखिए क्वेश्चन आए ना आए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू हैव डन वॉट एवर यू कुड हैव डन, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से ना परफॉर्मेंस लेवल में फर्क पड़ता है। दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो, ठीक है। अब समेशन कर लें कि करना क्या क्या है, क्या नहीं करना है, व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड, क्या क्या फॉलो करना है हमने। पहली चीज, अटेम्प्ट द टेस्ट ड्यूरिंग एग्जाम टाइमिंग। जो सुबह का एग्जाम टाइमिंग है, टेस्ट उसी समय लगाइए, ठीक है। कभी भी मत लगाइए दिन भर में, बेड में लेट के नहीं लगाइए, तकिए के ऊपर बैठ के मत लगाइए, एसी ऑन करके मत लगाइए। मेंटेन द टाइमिंग, खिड़कियां वगैरह खोल दीजिए, थोड़ी गर्म हवा आने दीजिए जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, ठीक है। और उसी टाइम में, जिस टाइम पे टेस्ट है उसी टाइम पे टेस्ट लगाइए, क्योंकि बॉडी क्लॉक, बॉडी साइकिल, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना तो रात में पढ़ने की आदत हो जाती है और फिर दिन में लेट उठते हैं और फिर वो बॉडी क्लॉक, माइंड भी उस तरह से काम नहीं करता है। 12 बजे तक तो माइंड एक्टिव होता है कई लोगों का, चाय कॉफी पीने के बाद में। तो प्रैक्टिस ये करो कि टेस्ट उसी टाइम पे लगाओ। राइट द टेस्ट ऑफलाइन ओनली इन MCQ शीट। आपने टेस्ट ऑफलाइन ही देना है। ऑफलाइन का मतलब पता है क्या है? ऑफलाइन का मतलब ये है कि या तो दिल्ली में हो तो सेंटर चले जाओ, ठीक है, कैलकाटा में हो तो यहाँ आ जाओ, और कहीं हो तो वहाँ चले जाओ, जहाँ जो सेंटर दिखता है ऑफलाइन, सेंटर में जाके बैठिए, वहाँ चेयर टेबल के ऊपर बैठ के टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, और MCQ के ऊपर लगाए अपने QMR शीट्स, ओके, उसके ऊपर लगाइए अपने जो आपको शीट्स मिलेंगे ना एग्जाम में, उस पे लगाइए टेस्ट, उसमें सॉल्व करिए, शीट्स को भरिए, बबल को भरिए, गलतियां वहां होती हैं, रोल नंबर डालिए, बबल्स भरिए, वो प्रैक्टिस हो जाएगी, वो आदत हो जाएगी। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। दिस MCQ शीट ये गलत से हो गया, OMR शीट थी। टेक प्रॉपर टाइम फॉर एनालिसिस ऑन इनिशियल डेज। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने ये वीडियो आज देखी और आपने कल से सोचा कि हाँ भाई सर ने जो कहा है थोड़ा सा काम करेगा, तो लेट्स स्टार्ट इट।
व्हेन यू स्टार्ट इट, इनिशियल डेज में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने टेस्ट दे दिया, 2 घंटे में आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, अब आपने एनालिसिस करने बैठे आप, तो पहले कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, जो सही हैं वो क्या ट्राइंगल थे या वो क्या सिंगल लाइन थी या क्या वो स्क्वायर था, क्या था, ये एनालिसिस करने में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जहाँ सही ज़्यादा हैं जहाँ गलत कम है, थोड़ा सा ये देख लिया, ठीक है। गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। आप जितने मॉक्स लगा सकते हैं ना आप उतने मॉक्स लगाइए। इस समय कुछ नया मटेरियल उठा के मत बैठिएगा, कुछ नई किताब मत उठा लीजिए कि भाई मैंने ये सोचा था कि मैं CCRT आर्ट एंड कल्चर का लास्ट के 10 दिन में पढ़ूंगा और मैं चला जाऊंगा। आप विश्वास करिए वो एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा आपको। डायरेक्ट CCRT से क्वेश्चन आने से रहा, और अगर डायरेक्ट आ भी गया तो फैक्ट याद रहने से रहा। कभी नहीं पढ़ा है तो अभी तो नहीं होगा याद, वो मेमोरी में नहीं आएगा। जब पढ़ोगे 2-3 दिन तक रहेगा, हाँ याद है, फिर भूल जाओगे। तो वो काम मत करिए, मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने सब्जेक्ट्स को चूज करिए, अपने एरियाज को चूज करिए, जहाँ पे कमी है जहाँ अच्छा है वो सब देखिए। डोंट स्किप CSAT पेपर प्रैक्टिस। ये बहुत गलतियाँ हो रही हैं, लोग CSAT को स्किप कर रहे हैं। एक CSAT की वीडियो भी आई विल मेक, ठीक है, कि CSAT में डर है न्यूमेरिकल से या डर है रीजनल से, लॉजिकल रीजनिंग से, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्या ऐसा स्ट्रैटेजी लगाया जाए कि कुछ क्वेश्चंस तो सही होने के चांसेस बढ़ जाएं, कि आप कम से कम कट ऑफ क्लियर कर लो, ठीक है। उसका एक स्ट्रैटेजी वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप डिस्कस करेंगे हम बाद में। ये तो था कि क्या क्या करना चाहिए मेनली। व्हाट नॉट टू बी डन इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक। Do not attempt online test on computer. Maximum people are making this mistake. सर एंड मैम, आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोचिंग क्लासेस नहीं है, आपने ऑनलाइन टेस्ट लगाया, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप अपने इंस्टीट्यूट से बोलिए या आप टेस्ट वो लगाइए, वो टेस्ट को करिए जहाँ पे आपको पेपर में टेस्ट मिले। नहीं मिल रहा है, PDF मंगवा लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, OMR रख लीजिए, उस पर सॉल्व करिए अपने टेबल और चेयर पे बैठ के, चाहे आप कहीं भी हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर में टेस्ट देने की गलती मत करना। ये गलती करोगे, एग्जाम ऑफलाइन है, प्रैक्टिस ऑनलाइन कर रहे हो, खुद तो नहीं समझ आएगा, माइंड विल नॉट बी एबल टू टेक इट, सो डोंट डू दैट। स्किपिंग पेपर एनालिसिस, 2-3-4 पेपर का एनालिसिस किया, फिर उसका समझ में आ गया कि हाँ भाई यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, अब तो और नहीं कर पाएंगे एनालिसिस, मत कर पाइए, नहीं होगा प्रीलिम्स क्लियर। लाखों का नहीं होता, आपका भी नहीं होगा। अगर आप एनालिसिस करोगे तो यू विल बी अहेड, दैट इज फॉर श्योर। तो स्किप मत करिए एनालिसिस। डोंट वॉच फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेस्ट। देखिए कई बार क्या होता है ना कि वी आर फर्स्ट टाइमर्स या सेकंड टाइमर्स, तो हमको ये लगता है कि भाई हमने टेस्ट लगाया है, हमने इतना कॉस्टली टेस्ट सीरीज खरीदा है, तो हमने तो भाई सारे एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखने हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने 3-3.5-4 घंटे की वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लिए, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। वो टाइम वेस्ट करेगा, तो आपने वीडियो एक्सप्लेनेशन स्किप नहीं करना है, आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देखिए। एवरी फैकल्टी, एवरी टीचर इज अ गुड फैकल्टी एंड समथिंग और द अदर वुड बी देयर जो आपके काम का होगा एक्सप्लेनेशन, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का आप लगा लीजिए। लेकिन आपने वो वीडियोस देखने हैं एक्सप्लेनेशन के, वो पॉइंट में जाना है, उन क्वेश्चंस में जाना है जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, या वो क्वेश्चन जहां पे आपका यू हैव मार्क्ड द सर्कल और यू मार्क्ड द लाइन, जहां पे आपको नहीं पता। अब जहां पे आपको पता है कि भाई प्रेसिडेंट के ऊपर का क्वेश्चन है, यू नो एवरीथिंग अबाउट प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वहां पे आप वापस प्रेसिडेंट का एक्सप्लेनेशन मत पढ़िए, वो आपका टाइम वेस्ट है। मार्क द क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट जाइए, स्किप करके वीडियो आगे बढ़ाइए और उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखिए बस। डू नॉट मेक नोट्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। डोंट अटेम्प्ट टेस्ट इन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, AC ऑन करके, है ना, बढ़िया AC ऑन करके अपना कॉफी और चाय और वो सब रख के चाय पीते पीते टेस्ट दे रहे हैं, नहीं, वैसे नहीं। जो इन्वायरमेंट में होगा एग्जाम के दिन, जो चीजें होंगी वैसे ही करना है, ठीक। डोंट रीड एनी न्यू थिंग नाउ एक्सेप्ट सम फैक्ट्स। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट किया है और आपको पता है कि यार ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिल गई, इसको तो 2 मिनट लगेगा पढ़ लेने में, उसको आप नोट्स में ऐड कर लीजिए। कुछ नया टॉपिक मिल गया, ठीक है, मान लीजिए गॉड्स पार्टिकल के बारे में पता ही नहीं और गॉड्स पार्टिकल देख लिया कहीं, अब गॉड्स पार्टिकल पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, 3-4 घंटे गॉड्स पार्टिकल पे लगा दिए, वो मत करिए। और वो भी मत करिए कि गॉड पार्टिकल के बारे में नहीं पता और 2-3 लाइन पढ़ लिया तो हो जाएगा, वो भी नहीं होने वाला। क्वेश्चन सब डायनेमिक और स्टैटिक मिक्स आ रहे हैं, तो आपको ओवरऑल अगर आपने पढ़ रखा है तो आप रिवीजन करो, नई चीज है उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। थैंक यू फॉर द वीडियो। कहीं कुछ डाउट होता है, होना नहीं चाहिए, बट इफ देयर इज एनी डाउट, टॉक टू योर मेंटोर, जो भी आपके मेंटोर हैं, टॉक टू देम, आस्क द डाउट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स,
टॉक टू अस, मेल अस, हमको कॉल करिए, मेल करिए, जो करना है किसी से भी, बट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम गेट इट क्लैरिफाइड, डोंट वेट फॉर द डे ऑफ वॉर। ठीक है, आप जितना अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी गलतियां अभी करेंगे, कम करेंगे, वॉर आपका उतना सक्सेसफुल होगा एंड देयर वुड बी चांसेस टू विन इट। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर द सेशन।